हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं हम एपिसोड नंबर 19 में। इसमें हम जानेंगे इनपुट डेकोरेटर के बारे में और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसे जानेंगे तो इससे जानने से आपका क्या होगा कि आप ये जानेंगे कि किस तरह से पेरेंट कंपोनेंट से हम चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 18 में हमने बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये क्या एलियस और रिक्वायर्ड और ट्रांसफॉर्म के साथ नया इनपुट क्या कर रहा है इस जगह पर एंगुलर में, उसके बारे में जानते हैं। चलिए कोड में चलते हैं। पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बताया कि हम बड़े HTML को छोटे छोटे कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं, जो कि आसान होता है मेंटेन करना, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर जाके देखें। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो ये मैंने बनाया था हेडर में, उसके बाद फॉर्म, जो ये फॉर्म है, उसके बाद हमने टेबल बनाया था यहाँ पर नीचे, इसे मैं थोड़ा बंद कर दूँ, ये टेबल, और चौथा हमने फुटर बनाया था, राइट। तो चलिए आज हम इस हेडर के सेक्शन में जो यहाँ पर एडमिन लिखा हुआ है इसे चेंज करने की कोशिश करते हैं और इनपुट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमको इस एडमिन को चेंज करना है तो हम चलते हैं मेन हेडर में। तो चलिए मेन हेडर को ओपन करते हैं। तो ये रहा मेन हेडर जो हमें कोर में बनाया था। तो मेन हेडर .html और TS फाइल को भी खोल लेते हैं। हाँ, ये कर लो पहले, की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मेन हेडर में देखते हैं, यहाँ हमारा एडमिन है और इसे हम चेंज करते हैं। तो इसके लिए इसके रिप्लेसमेंट एक वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं, सिंपल यहाँ पे आते हैं और यहाँ हम डालते हैं लोगो टेक्स्ट, ऐसे डाल देते हैं। लोगो टेक्स्ट डाल दिया, ओके, या लोगो डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। लोगो नेम डालते हैं, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लोगो नेम डालते थोड़ा अच्छा नाम अच्छा रखा कि चलेगा। ये एक स्ट्रिंग टाइप होगा, ठीक है, क्योंकि वो टाइपस्क्रिप्ट का है। तो टाइपस्क्रिप्ट में स्ट्रिंग हम बताते हैं कि इसके अंदर में स्ट्रिंग ही वैल्यू जाएगी। और यहाँ पर हम एक नया नाम देते हैं और इसका नाम देते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ये डाल दिए MANAGEMENT। देखिए स्पेलिंग पे उतना मजे है क्योंकि स्ट्रिंग है, हो सकता है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट कि वो कभी गलत ना हो। बात तो सही है। तो मैंने इसको एक लोगो नेम के हिसाब से वेरिएबल में सेट कर दिया। अब वही इस वेरिएबल को हम HTML में जाके स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू इस एडमिन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। बस जैसे लोगो नेम दिया तो ये यहाँ पर एम्प्लॉय मैनेजमेंट आ गया, राइट। आसान था स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू वेरिएबल को। अगर आपने नहीं पढ़ा है प्लीज़ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का वीडियो प्लीज़ ज़रूर जाके देखें। ओके, अब क्या सीन है कि हम आए हैं इनपुट के बारे में पढ़ने के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले इनपुट क्या काम करता है। देखिए इनपुट आपको किसी भी वेरिएबल को एक्सेसिबल बना देता है पेरेंट से। सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन में हम यूज़ करते हैं इनपुट, ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अगर हमें पेरेंट से अगर चाइल्ड में कोई डेटा ट्रांसफ़र करना होगा तो हम कैसे करेंगे, यही इनपुट डेकोरेटर उसमें काम आता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास ये देखिए ये ऐप कंपोनेंट तो पेरेंट है, उसके अंदर में एक चाइल्ड है ऐप मेन हेडर, और इस ऐप मेन हेडर में अगर हमको यहाँ से अगर इस टाइटल को पास करना है, हम चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट मैनेजमेंट जो है ये वहाँ पर दिखे, या फिर हम यहाँ पे करते हैं एम्प्लॉय एडमिन डाल देते हैं। एम्प्लॉय एडमिन हम चाहते हैं कि ये जो टाइटल है ये चला जाए मेन हेडर में। तो मेन हेडर इसका चाइल्ड है, लेकिन यहाँ पर हम कैसे पास कर सकते हैं, कुछ तो वे होना चाहिए ना। आप कहेंगे कि यहाँ पे कुछ डाल दीजिए, तो डाल तो देंगे, लेकिन वो उसको एक्सेस कैसे करेगा। तो एक लिंक बनाना, तो यही वो इनपुट डेकोरेटर लिंक होता है जो कि चाइल्ड पे हम डालते हैं। तो मेन हेडर में जाते हैं और इसके TS फाइल में जा करके हम @input डाल देते हैं। @ I कैपिटल, ध्यान रखिएगा, INPUT, और ये एक फंक्शन की तरह है। तो फंक्शन में डाल दिया, बस इतना डाला हमने। अब ये लोगो जैसे ही आपने ये डाला
तो एक और चीज़, ये देखिए ऑटो इंपोर्ट हो गया इस जगह पर। अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो ये कहीं ना कहीं से इंपोर्ट होगा, एरर दिया तो ये इंपोर्ट होगा इस जगह पे। इस पर क्लिक कीजिए और इस बल्ब पे जाके क्लिक करेंगे तो कोड के साथ ये आ जाएगा यहाँ पर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। चलिए ये सेव हो जाएगा और चल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अब ये लोगो नेम एक्सेसिबल हो गया हमारा उसके पेरेंट में। अब इसके अंदर में जो भी वेरिएबल का डेटा डालेंगे वो हमारा इस कंपोनेंट को अवेलेबल हो जाएगा। चलिए हम कॉपी करते हैं लोगो नेम और चलते हैं पेरेंट पे। तो पेरेंट हम जाते हैं, कहाँ है भाई पेरेंट, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML। ओके, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में चले गए हम, और ये इसको जो अवेलेबल है ये जाता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग में। तो अगर आपने प्रॉपर्टी बाइंडिंग को नहीं जानते हैं उसके बारे में तो प्लीज़ प्रॉपर्टी बाइंडिंग का वीडियो है उसे ज़रूर देखें जा करके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट डालें, इसके अंदर में वो वैल्यू डालें जिसको हमें बाइंड करना है। देखिए लोगो नेम मैंने यहाँ डाला है, यही लोगो नेम हमारे इसके चाइल्ड मेन हेडर में भी है, और ये पेरेंट में है तो डेकोरेटर पेरेंट में है तो पेरेंट में हम इसको उसके एट्रीब्यूट में डाल दिए सेलेक्टर के ऊपर, राइट। और यहाँ जा करके अब इस ये डिमांड कर रहा है कि इसके अंदर कोई वेरिएबल आना चाहिए। तो बस आपके पास तो अवेलेबिलिटी है, ये वेरिएबल कौन अवेलेबल है, तो इसको टाइटल को कॉपी कीजिए और जाके इसको टाइटल स्पीच में डाल दीजिए, राइट। जैसे ही सेव करेंगे देखिए चेंज हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आ जाओ भाई, देखिए लोड होने में टाइम आ गया एम्प्लॉय, तो आपने भेज दिया ना ऐप कंपोनेंट पेरेंट से डेटा को, आपने उसके चाइल्ड में भेज दिया लोगो नेम, और यही लोगो नेम जो है सो मैन हेडर डॉट TS में पड़ा हुआ है, और मैन हेडर TS में जिसे यहाँ पड़ा हुआ है तो इसने क्या किया, इसके वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। हाँ, होता क्या है कि जब आप इनपुट डेकोरेटर यूज़ करते हैं तो अगर आप पेरेंट से कोई डेटा भेज रहे हैं उसके लोकल वेरिएबल में डेटा बाइंडिंग के थ्रू, तो इसके अंदर में पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जो कुछ असाइन होता है वो उसको रिप्लेस कर देता है ना। जीता जाता एग्जाम्पल था आपके सामने, तो ये होता है। तो इस तरह से आपने पेरेंट से चाइल्ड में डेटा ट्रांसफ़र कर दिया, और यही लोगो नेम को हमने उसके HTML में यूज़ किया है, बस सिंपल। अब आते हैं मेन चीज़ और इसका थोड़ा सा एडवांस चीज़ में, कि मान लीजिए आप ये लोगो नेम यहाँ डाल रहे हैं और लोगो नेम आपको इसके पेरेंट में नहीं चाहिए, पेरेंट कंपोनेंट में आपको जो आपने यूज़ किया था यहाँ पर वो यहाँ पर लोगो नेम नहीं चाहिए, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, एकदम सिंपल। तो थोड़ा सा अब इसको मैं बंद करता हूँ क्योंकि अब तो मैं लोगो नेम को जरूरत यहाँ नहीं है, तो HTML थोड़ा बंद करते हैं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एलियस, ये जो वर्ड एलियस है ना, तो मान लीजिए कि ये लोगो नेम का एक रिप्रेजेंटेटर है, ठीक है, नॉर्मल सी रिप्रेजेंटेटर आपने बना दिया। कहाँ, तो उस एलियस को क्या करते हैं आप, इनपुट का जो ये फंक्शन है उसके बीच में आप एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डाल दीजिए। तो चलिए हम डाल देते, एक अच्छा सा नाम दे देते, इसमें देते हैं मेन हेडर लोगो नेम, ऐसे डाल दिया मैंने, मेन हेडर लोगो नेम। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये अब अवेलेबल हो जाएगा। अब वो एरर देगा यहाँ पर कि देखिए दिया ना कि लोगो नेम एग्जिस्ट नहीं करता है। कहाँ, ऐप मेन हेडर, ये हमारा ऐप कंपोनेंट में जो है वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए ऐप मेन हेडर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने एक एलियस बना दिया उसको। अगर एलियस बना दिया है आपने तो प्लीज़ एलियस को यूज़ कीजिए। आपने लोगो नेम का एलियस बनाया तो मेन आप उसके पेरेंट में जा करके जहाँ पर से उसको डेटा डाल रहे हैं उसके प्रॉपर्टी बाइंडिंग आप नहीं यूज़ करते नॉर्मल, उस जगह पर आपको उसके एलियस को यूज़ करना पड़ेगा। आर यू कॉमेडी मी? तो उसके एलियस को यूज़ कीजिए, टनाटन है एकदम पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपने एलियस के बारे में भी जाना कि हम किसी भी वेरिएबल के रिप्रेजेंटेटर को तैयार कर सकते हैं डाल करके इनपुट के अंदर एज ए स्ट्रिंग, और उसको पेरेंट में जा करके यूज़ कर सकते हैं उसके सेलेक्टर पे, राइट, एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ओके, लेकिन
अब क्या होता है कि 16 एंगुलर वर्जन 16 और 16.1 में दो प्रॉपर्टी और ऐड हो चुके हैं इस जगह पे, वो है रिक्वायर्ड और ट्रांसफॉर्म। तो उससे मेरा क्या फायदा? तो अब रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म है तो वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर में आता है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे आएगा इस जगह पर? ये तो स्ट्रिंग है, बस कुछ नहीं। आपने एलियस वर्ड बोल रहे हैं ना, तो एलियस एक की है। अगर आप एलियस इस जगह पर ऐसे डालेंगे एलियस और ये ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को यहाँ बंद कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, आपको अगर एलियस वर्ड नहीं दे रहे हैं तो आप स्ट्रिंग की तरह यूज़ कर लिए, वो अंडर द हुड एलियस वर्ड ही लेगा, मतलब एज ए ऑब्जेक्ट ही लेगा। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग फॉर्म में कितना बेकार सा लग रहा है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। लेकिन अब तो यहाँ दो प्रॉपर्टी यूज़ करना है, तो अब हम इसमें जाते हैं रिक्वायर्ड। तो हमको एलियस डालना पड़ेगा, राइट। हमने दे दिया रिक्वायर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड फॉल्स होता है। अब ये रिक्वायर्ड फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि आपको ये जो आप लोगो नेम यूज़ कर रहे हैं या एलियस यूज़ कर रहे हैं आप उस तरफ पे, तो आप में अगर यहाँ ऐप कंपोनेंट में ये अगर नहीं भी देंगे, ठीक है, और ऐसे ही नॉर्मल यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपको एरर नहीं देगा। देखिए एरर नहीं देगा आपको। जो इसके अंदर देखिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि आपने पहले से ही एम्प्लॉय मैनेजमेंट इस लोगो नेम में डाल के रखा है ना, ये यूज़ हो गया उस जगह पर। लेकिन अगर आप इसको रिक्वायर्ड को ट्रू कर देते हैं यहाँ पर, जैसे रिक्वायर्ड ट्रू के एरर दे देगा, वो कहेगा भाई आप सेलेक्टर यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर इनपुट डेकोरेटर यूज़ किए हुए हो, बट आप इस इनपुट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो यहाँ पर उसके सेलेक्टर में, उसके पेरेंट में, तो प्लीज़ ऐसा गलती ना करें। तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कंट्रोल इसके एलियस को, यही यूज़ होगा, क्योंकि एलियस भी यूज़ कर रहे हैं आप, राइट। नहीं तो आपको लोगो नेम यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम करते हैं सेव, एकदम मज़ेदार। तो ये एक सिक्योरिटी के हिसाब से दिया कि आप कोई चीज़ मिस ना करें, इसलिए आपने उसको रिक्वायर्ड कर दिया, राइट। ये दोनों आसान था। अब तीसरा आता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म देखिए वर्ड सही है, ट्रांसफॉर्म करो। किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करो? उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करो जो पेरेंट से आपको डेटा दिया जा रहा है। ओके, पेरेंट से डेटा क्या आ रहा है? पेरेंट से डेटा हमारा स्ट्रिंग आ रहा है, राइट। नहीं आने रहा है, बिल्कुल। अब देखिए पेरेंट से डेटा ऐप कंपोनेंट से ये स्ट्रिंग आ रहा है। अब इसको ट्रांसफॉर्म करो अपनी मर्जी से, जिधर से करना चाहो उधर से आप करो, ठीक है। तो हम यहाँ जाते हैं, तो ट्रांसफॉर्म जो है एक फंक्शन लेता है, तो इसमें फंक्शन डाल देते हैं। चलिए हम एरो फंक्शन डाल देते हैं, ठीक है। अब एरो फंक्शन तो इस तरह से है, सेव कर दिया। अब एरो फंक्शन में इसके अंदर में जो है वो लेता है कि जो भी ऐप यहाँ पे डालेंगे, कुछ भी चीज़ लिखेंगे, वो उसके पूरे वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उधर से एरे आ रहा होगा तो उस वैल्यू में कुछ भी चीज़, जो भी आप ABCD कुछ भी डालेंगे, वो पूरा डेटा वहाँ आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। चलिए अपनी मर्जी से आप यहाँ कुछ भी डालिए, ABCD, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं मान के चलता हूँ एनी टाइप, बट अगर देखा जाए अभी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप डेटा आ रहा है वहाँ से, राइट। वो हमारा स्ट्रिंग टाइप डेटा है, क्योंकि हमने वहाँ पे ऐप कंपोनेंट में स्ट्रिंग टाइप रखा है। अब ये जो वैल्यू है, जब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हम चाहते हैं कि कैपिटल लेटर में कर दें, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ अभी इस जगह पर। तो सेव करने से क्या होगा कि यहाँ पर डेटा, अगर यहाँ पे हम सेव करते हैं इस जगह पर, तो अभी ये क्यों नहीं आ रहा है, जबकि डेटा पास तो कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आप जो भी वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो वैल्यू आप रिटर्न करके इसमें नहीं दे रहे हैं, यहाँ से रिटर्न करके इसमें नहीं दे रहे हैं। तो बस आप रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न क्या, जो वैल्यू ला रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू डाल दूँ तो रिटर्न कर दीजिए आप यहाँ पे वैल्यू। तो जो भी रिटर्न करेंगे वैल्यू, वो आ जाएगा लोगो नेम में, फिर वो जैसा चल रहा था वैसा चलने लगेगा। लेकिन अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ नहीं, जैसा उधर से आ रहा था वही डाल दिया ना, एम्प्लॉय एडमिन जो हमारे ऐप यहाँ पे है, इसके में ऐप कंपोनेंट.ts में। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हम वैल्यू करते हैं टू अपर केस कर दिए। देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ये तो आपको पूरा वर्ल्ड दे दिया कि जावास्क्रिप्ट का कुछ भी यूज़ करिए। चलिए सेव करते हैं। जैसे सेव करेंगे देखिए ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा। बिफोर यूज़ करिए, लोगो नेम यूज़ करने से पहले उसके डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिए, है ना मज़ेदार ये चीज़।
और दूसरा ये अगर एरो फंक्शन है तो आप इसके एरो फंक्शन में हटा दीजिए ये इस जगह से कर्ली ब्रेसेस, और रिटर्न की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक लाइन में आ जाएगा तो और अच्छा दिखने में लगेगा। ये तो टेस्ट क्या कहते हैं ES6 की बात है जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर अगर मैं अब पूरे को कंक्लूड करूँ तो इनपुट डेकोरेटर हम यूज़ करते हैं पेरेंट के डेटा को चाइल्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसा कि हमने यहाँ पर किया, पेरेंट के डेटा को चाइल्ड में ट्रांसफ़र किया। दूसरा चीज़ और उसके वेरिएबल को यूज़ किया, वेरिएबल के लास्ट में, और उसको इंपोर्ट किया कोर से। ओके। दूसरा, इसके 3 प्रॉपर्टी हुए, एलियस, रिक्वायर्ड और ट्रांसफर। एलियस को हमने इस्तेमाल किया एक रिप्रेजेंटेटर बनाने के लिए। अगर उसके वेरिएबल के नेम को अगर पेरेंट में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो हम एक ने एलियस में कोई नाम दे दिए, जिस नाम को एज ए रिप्रेजेंटेटर हम उसके सेलेक्टर को पेरेंट में यूज़ कर सकते हैं। अगर एलियस दिए हैं तो आपको एलियस ही यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर रिक्वायर्ड भी बहुत आसान बता दिया कि आप अगर गलती से कोई वेरिएबल कुछ डेटा इनपुट के वेरिएबल को या इसके एलियस को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको एरर देगा पहले ही। आपको अगर चाहिए कि हाँ ये मैंडेटरी है कि आना ही आना है, इसको डेटा बाइंड करना ही करना है। तीसरा ट्रांसफॉर्म, अगर उसके डेटा को चाहते हैं कि पहले लोगों मतलब कि जो भी उस वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले उसके डेटा में कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं और रिटर्न कर दीजिए, वो डेटा उसमें आ जाएगा। तो ये था इनपुट डेकोरेटर के बारे में जो एंगुलर वर्जन 17 में 16 और 16.1 और 17 में जब चल रहे हैं तो ये 2 चीज़ें ऐड हुई थी और बहुत अच्छे एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया। आई डोंट थिंक कि आप भूलेंगे कभी। इतनी खुशी मुझे आज तक। अगर मेरा पढ़ाने का बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि अब तो ये देख रहे हैं हमारे पास तो बहुत सारा चीज़ें, फॉर्म भी है, बटन वगैरह, लिस्ट वगैरह, बहुत कुछ है इसमें। आप अगर ये देखिए लैंग्वेज चेंजेस भी है तो ये आपको सब आएगा, बन जाएगा। इसलिए प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ के साथ, और प्लीज़ वही लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, एक तो बटन प्रेस करने में क्या जाता है। प्लीज़ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।